मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था, न मेरे साथ, न पिता के साथ, न माता के साथ। ये जो फ्रीलांस वर्ल्ड था, इसमें लगता तो था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ स्कैम था। मुझे मेरे ही भुगतान के लिए 1 महीने दौड़ाया और मेरे 1000 रुपये काट कर 4000 रुपये था। जीवन को मैंने उसी समय जाना। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। नमस्कार, मैं अंकित कुमार बिहार से हूँ, लेकिन आज लोग मुझे अंकित देव अर्पण के नाम से जानते हैं। पता है, अंकित कुमार से अंकित देव अर्पण बनने तक का यह सफ़र बहुत मुश्किल था। मैं गांव से आता था, एक ऐसे परिवार से मैं आता था जहां पर मेरे पिता इकलौते भाई थे, फिर भी उन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला और उन्हें परिवार से निकाल दिया। मेरी माँ जो एक बड़े परिवार से आकर के भी उस परिवार में बस ऐसे रह रही थी जैसे हम अपने ही घर में किराएदार बने। मेरे पापा के जीवन की बस एक अचीवमेंट मुझे अच्छी लगी। वो क्या थी कि उन्होंने भाग दौड़ करके कैसे भी मेरी माँ को आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता बना दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कई रात भूखे सोया हूँ, लेकिन मेरा पेट भरता था तो मैं आंगनबाड़ी के खाने और टॉफी से मेरा पेट भरता था। माँ ने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया। उन्होंने पापा से जिद करके 100 रुपये लिए कि वो एक गाइड खरीद के ला सके और मैं नवोदय विद्यालय जा सकूं। नवोदय विद्यालय जाना मेरा कोई सपना नहीं था, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। वास्तविकता ये थी कि पापा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, वहीं गांव का प्राइवेट स्कूल, और आपको पता है कि सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन वो बस वहाँ इसलिए पढ़ाते थे कि उनके 2 बच्चे फ्री में पढ़ सकें। और मेरे मन में हमेशा ये डर रहता था कि अगर किसी दिन पापा ने यह नौकरी छोड़ दी तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगा, और अगर मैं यहाँ रहा भी और 10वीं तक मैंने पढ़ भी लिया तो फिर उसके बाद मेरा क्या होगा। खैर, पढ़ करके जो मेरे ट्यूशन के टीचर थे उनको मेरी माँ ने 100 रुपये मासिक पे कहा कि मेरे बेटे को कैसे भी पढ़ा दीजिए और इसे नवोदय तक भेज दीजिए। लेकिन मैंने माँ को यह कहते हुए भी सुना था कि 100 रुपये महीने पता नहीं कब तक लगेंगे। उनके मन में आता था कि आंगनबाड़ी के साथ साथ कहीं और भी काम कर लें, अभी अपने ही घर में किराए पे रह रहे हैं तो कहीं बाहर ही किराए पे रह लें, कुछ और भी काम कर लें। तो मेरे मन में वो 100 रुपये भी कचोटता था और मैंने 3 से 4 महीने पढ़ने के बाद वो 100 रुपये बचाने के लिए ट्यूशन छोड़ दिया। डांट पड़ी, लेकिन मेरे मन में यह जिद थी कि अब ट्यूशन तो छोड़ दिया है, लेकिन नवोदय विद्यालय तो अब जाना है। मैंने मेहनत की और माँ चूल्हे के पास बैठ के पढ़ाती थी और उसने भेजा, मुझे नवोदय तक भेजा। वो 7 साल ऐसे थे ना कि मैं अपना सारा सुख दुख भूल गया था। मतलब उस समय मुझे खाना मिलता था, नाश्ता मिलता था, नवोदय का एक एनवायरनमेंट था, और वो एक ऐसा दौर था जहां मैं सीखा, जहां मैं एक कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन की ताकत, वो दोस्तों की ताकत, उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किस घर से हूँ। वहाँ किसी ने ये नहीं जाना कि किसकी जाति क्या है, कौन किस घर से आता है। उन्होंने मुझे बल दिया और उस इंस्टीट्यूशन ने मुझे खड़ा किया, मुझे बनाया, और मैं 7 साल बाद 12वीं पास कर गया। बचपन से मन था कि लॉ करूँगा, लॉयर बनूंगा और लड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था, न मेरे साथ, न पिता के साथ, न माता के साथ। तो वो मन में था कि दूसरों के लिए लड़ूंगा। तो मेरे पास था कि मैं लॉ करूं। मैंने एंट्रेंस दिया और कहते हैं ना बनारस, हाँ प्यार, मतलब बीएचयू, उसी को देख करके मैं बड़ा हुआ था। लेकिन क्या है कि काउंसलिंग के समय 60,000 रुपये की फी थी और मैं वो दे नहीं पाया। मेरे पापा उस समय दे नहीं पाए थे। मैं बहुत रोया, बनारस में था, मैंने कई बार फोन किया पैसे। अब था कि कहीं तो एडमिशन लेना है, तो भागते भागते मैंने देखा सीसीएस यूनिवर्सिटी मुझे दिखी, 33,000 रुपये साल का फीस था। मैंने बोला कि अब तो ये आधा हो गया। तो पापा ने कहा इसकी जुगाड़ करता हूँ, इसके लिए मैं खुद सोचता हूँ। वो ऐसा टाइम था कि माँ आंगनबाड़ी से अब शिक्षिका बन चुकी थी, एक कार्यकर्ता से अब एक नियोजित शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन न्याय उस समय भी नहीं हुआ। 17 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ था, घर चला बस रही थी।
पापा ने एडमिशन कराया CCS यूनिवर्सिटी में। 33,000 रुपये की जगह पे 40,000 भेजे, लेकिन उनकी अंगूठी हाथ में नहीं थी। मैं CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन एक जो मेरे मन में था ना कि मुझे हमेशा से एक बड़ा संस्थान चाहिए था। प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर से थी, आगे मैं नवोदय से पढ़ा था। अब मुझे एक बड़ा नाम चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। तो एक रास्ता निकाला मैंने, यूनिवर्सिटी से ही सोचा कि अब माइग्रेशन कराऊंगा और किसी अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी के जाऊंगा, कम से कम एक नोटेबल नाम, एक बड़ा नाम मेरे साथ जुटेगा। मैंने देखा कि क्या प्रक्रिया है, और मैंने सरकार से लोन लेकर और अपना ट्रांसफर कराया और नोएडा आ गया। उस समय एक चीज जो खटकती थी ना, हर शाम मैं दूसरों को देखता था नाश्ता करते हुए, खाते हुए, सड़क पे घूमते हुए, पार्टी करते हुए, और वो चीज मुझे खलती थी। तो जब मैं मेरठ था तो मैंने एक पब्लिकेशन ढूंढा, क्योंकि बचपन से हिंदी अच्छी थी, लिखता अच्छा था, और मुझे लगा कि मैं लिख अच्छा पाऊंगा। एक पब्लिकेशन में नौकरी की, 5,000 रुपये मासिक, 2 बजे से 7 बजे तक काम करता था, लिखता था, उनके टारगेट को पूरा करता था, उससे बेहतर करता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे मेरे ही भुगतान के लिए 1 महीने दौड़ाया और मेरे 1,000 रुपये काटकर 4,000 रुपये थमाए। मैंने उसे स्वीकार किया। अब ये था कि अब तो मुझे जाना है, यहाँ से बाहर जाना है। उसी समय मैंने देखी कि मुझे एक इंटर्नशिप मिली, और यस बैंक की यस फाउंडेशन की इंटर्नशिप थी, और मुझे जो जगह मिली उस इंटर्नशिप के लिए वो थी डॉक्टर किरण बेदी का ऑर्गेनाइजेशन। मैं इंडिया विजन फाउंडेशन में एज ए इंटर्न काम करने आया, एज अ फेलो काम करने आया। अब उस इंटर्नशिप को करने का भी ये नहीं था कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, पहले साल में कोई करता नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप में स्टाइपेंड था 10,000 रुपये, और मुझे वो 10,000 रुपये चाहिए थे। मैंने किरण बेदी जी के ऑर्गेनाइजेशन में सीखा। वो पहली बार था जब मैं दिल्ली आया था, मैंने दिल्ली को देखा था। मैं एक साथ 500 ऐसे बच्चों को देख रहा था जो कई यूनिवर्सिटी से आए थे, कई जगहों से आए थे, और बहुत ही प्रोफेशनल थे। उनमें मैं बिहार से आया हुआ, वहीं सीखा चंदन वाला और साधारण कपड़ों वाला। समस्या यहाँ भी खड़ी, मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी और वो हिंदी समझते नहीं थे। हिंदी को लेके बार बार एक मजाक सा उड़ाया जाता था, मतलब कि मैं कुछ हूं नहीं। लेकिन मेरे मन में क्या था ना कि इसी ने तो सिखाया, इसी के कारण, इसी के बदौलत तो मैं कुछ लिखता हूँ। वो पब्लिकेशन की नौकरी भी मेरे हिंदी के कारण ही आई। और हुआ ये कि उस 52 दिन के फेलोशिप प्रोग्राम में मैंने कुछ ऐसा किया, हिंदी के साथ मेरे ऐसे प्रयोग रहे कि लोग मुझे हेलो है नहीं, बाद में नमस्कार करने लगे। वो मुझे व्हाट्सएप पे हिंदी में लिख करके टेक्स्ट करने लगे, और मतलब अब वो हिंदी सीखना चाहने लगे। मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता था तो सब लोग हिंदी में बात करते थे, और मैंने कई डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में मॉडिफाई किया। मुझे वहाँ तिहाड़ जेल घूमने का मौका मिला, मैंने वहाँ सर्वे किया, और वहाँ भी मैंने हिंदी में पहली बार सर्वे दिया था। अब आलम ये था कि जिस हिंदी के लिए पहले लोग मुझे चिढ़ाते थे, आज की स्थिति ये है कि हिंदी मेरी रोजी है, रोटी है, कमाई है। सच बताऊं तो हिंदी ही अब दूसरी माई है। अब वो ऐसा समय था कि अब कुछ बड़ा करना था, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ थी। अब यहाँ से आगे निकलना था, यहाँ से आगे बढ़ना था। तो मैंने सोचा अब तो मैं कुछ करूँगा। मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की। फेसबुक पर जितने ग्रुप्स थे मैंने सारे छान मारे, और मैंने देखा इंडिविजुअल्स क्लाइंट को पकड़ता था, क्लाइंट से हेलो भैया, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं, कई टेक्स्ट, भैया मैं चाहता हूँ आपके साथ काम करूँ, भैया एक बार देख तो लो, आप एक बार सैंपल देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। मैं दिल्ली में ढूंढता था कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, मैं वहाँ जाता था, 4 दिन 5 दिन उनके पास जाता था। मुझे दिल्ली में एक चीज़ अच्छी लगी, बस देर से पहुँचाती थी, लेकिन 15 रुपये में। मेट्रो में जाना थोड़ा मुश्किल था, तो कई बार जाने के बाद भी काम नहीं देते थे, मतलब मुझे नहीं मिलता था।
वैसे टाइम में मुझे फेसबुक पे एक और कुछ मिला, और वो मिला एक साथी जिसके कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे सान्या दास की फेसबुक आईडी मिली, वो भी नवोदय विद्यालय की। उसको मैंने बताया कि हाँ मैं लिख रहा हूँ और चाह रहा हूँ लिखने में कुछ करूँ। और क्या था कि उसकी अंग्रेजी अच्छी थी और मेरी हिंदी। हमने कहा कि मैंने यही सोचा था मन में कि ये तो जूनियर है, कभी कभी अंग्रेजी वाला काम इससे निकलवा लूँगा। और उस काम निकलवाने में ही उसने थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी सिखा भी दी। ये जो फ्रीलांस वर्ल्ड था, इसमें लगता तो था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ स्कैम था। मतलब ऐसा नहीं था कि 20,000, 25,000, 50,000 का कोई अमाउंट, वो 100 रुपए का भी अमाउंट था, किसी से 150 का भी। और मैं फेसबुक के ग्रुप्स में देखता था कि किसी ने डाला है, स्क्रीनशॉट्स डाले हैं कि यहाँ पे देखो मैंने काम किया, भुगतान नहीं दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब मन में आया कि यार काम तो बहुत कर लिया, लिखता पढ़ता तो हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ आगे की सोचते हैं। ये जो लोग रोज स्कैम का शिकार हो रहे हैं ना, तो इसके लिए हम कुछ करते हैं। एक दिन अचानक 2 फरवरी, उस दिन मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज किनका था? सागरिका मेहता का। उनको मैंने नहीं कुछ तो 10 से 20 बार मैसेज किया था, प्रणाम मैम, कैसी हैं, क्या हाल है। और वो बार बार कहती थी अगर मेरे पास कोई काम आया तो सबसे पहले आपको दूंगी, ठीक, आपका डेडिकेशन अच्छा है। उनका मैसेज आया, मैं था बीमार। उनका मैसेज था, अंकित जी एक काम है, कर देंगे क्या? काम टाइपिंग का था। अब उस समय क्या था, जीवन को मैंने उसी समय जाना। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो बीमार होकर के उस काम को करता, लेकिन बीमारी में काम कर नहीं पाता। दूसरा था एक्सक्यूज देता कि नहीं आज मैं बीमार हूं और छोड़ देता। और अगर मैंने उस दिन एक्सक्यूज दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अभी क्या है कि हम किसी काम को टाल देते हैं कि सर आज लाइट नहीं है, सर मेरे घर गेस्ट आए हैं, लेकिन हम एक्सक्यूज दे करके जिसको छोड़ देते हैं ना, उस समय क्या होता है, सबसे बड़ी गलती। मैंने कहा अब काम तो आया है, अगर इसको छोड़ दूं तो इनके मन में आएगा कि रोज ये टेक्स्ट करता था और आज जब काम दिया गया तो भाग गया, तो अब आगे से कुछ मिलना है नहीं। मैंने पूछा काम कितने का है? उन्होंने कहा 400 रुपए का। मैंने कहा अच्छा। जिस फेसबुक ग्रुप से मैंने इंडिविजुअल क्लाइंट्स लिए थे ना, मैंने उसी फेसबुक ग्रुप में उसी काम के बारे में डाला कि ये काम मेरे पास अवेलेबल है, अगर कोई कर दे, और मुझे 1 दिन में चाहिए। 2 लोग आए। अब 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा, और मुझे क्या था कि मुझे अपने भी पैसे देखने थे। मैंने कहा 150 रुपए दूंगा, 300 में आप काम करो, 100 रुपया मेरा। अब व्यापारी बुद्धि उस समय जगी, तो मैंने उन्हें काम दिया। उन दोनों ने काम किया, काम दिया, और मैंने आगे काम भेजा। अब काम जमा करने के 3 दिन तक मुझे पेमेंट नहीं मिली। अब मेरे मन में डर क्या था कि कल तक जो मैं इनके स्कैम के लिए लड़ता, कल तो ये पोस्ट करेंगे कि इसने मेरे साथ स्कैम कर लिया। और काम मुझे दिलाया किसने था? सागरिका मेहता मैम ने। उन्होंने अपने भाई वैभव मेहता का नंबर मुझे दिया था। तो अब वो हम क्या है कि हम स्थितियां समझते नहीं कि क्या हुआ। अब मेरे मन में बहुत डर, ये लोग तो स्कैमर हैं, इन्होंने तो काम करा लिया। 3 दिन के बाद मेरे गूगल पे पर 400 रुपए है और एक मैसेज आया, सॉरी अंकित जी पेमेंट में देरी हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो पेमेंट तो आ गई। मैंने दोनों को 150 रुपए दिए, 100 रुपया मेरे पास बचा, और अब था कि हाँ कोई सही क्लाइंट मिल गया। आगे 3 दिन बीते और एक फिर कॉल आया उन्हीं वैभव मेहता का, और उन्होंने कहा ऐसा बहुत बड़ा काम है, आप करा पाएंगे क्या? मैंने कहा विश्वास तो करके देखिए सर, आपको 100% रिजल्ट दूंगा। और उन्होंने मुझे काम दिया। आज उनके साथ 4 लाख की इनवॉइस भी बन जाती है ना, मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी फोन नहीं मिलाता कि सर आपके पास पैसे मेरे बाकी हैं, पैसे दे दो। और उस दिन से मैंने काम शुरू किया। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 4 लोग ऐड हुए, मैं, शान्या और वो दोनों लड़के, और मैंने नाम रखा राइटर्स कम्युनिटी। आज वो राइटर्स कम्युनिटी जो मैंने 7 फरवरी 2020 को बनाया था, आज आप सबकी राइटर्स कम्युनिटी है, और मुझे भी लोग उसी नाम से जानते हैं। मैं भी यहाँ उसी नाम के कारण हूँ। अब वहाँ मैंने काम करना शुरू किया।
अब क्या था कि सबसे पहली चीज स्कैम नहीं हो, तो स्कैम नहीं हो तो लोगों को विश्वास भी तो दिलाना है। मैंने कहा अगर मैं 100 रुपए की भी पेमेंट करूंगा तो इस ग्रुप में जिसको करूंगा उसको मेंशन करके डाल दूंगा कि भाई लो मैंने आपके 100 रुपए की पेमेंट कर दी। अब इससे क्या हुआ कि लोगों में विश्वास बढ़ता गया कि अच्छा यहाँ तो पेमेंट होता है, पेमेंट मिल रही है। तो मैंने सबको पेमेंट करना शुरू किया। काम को मैं स्पेशल अकेले बैठ करके कहता था कि भाई किसके किसके पास में काम है और सारे काम को देखता था। रिव्यू की जिम्मेदारी मैंने अपने पास ले ली और काम का कोऑर्डिनेशन दे दिया सान्या को। धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ने लगा और हम काम विस्तार करते गए। पहले लेखन से शुरू किया था, उसके बाद प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन और आज तो वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग सब तक पहुंच गए। उस समय मैंने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती हो, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आती हो, उर्दू, मराठी, तमिल, कुछ भाषाएं जरूरी नहीं होती, आपका ड्रेस जरूरी नहीं होता, आप कैसे बात करते हैं ये जरूरी नहीं होता। जरूरी बस एक चीज होती है और वो है स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको जॉब मिलेगी। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखो, आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपके पास में एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए और मेरे पास क्या थी, मैं हिंदी लिख अच्छा सकता था, मैं हिंदी बोल ठीक लेता था। अब जिसके पास जो स्किल है उसको आप यूटिलाइज करो और जिस दिन आपने अपना स्किल यूटिलाइज कर लिया उस दिन अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। और मान लो अपॉर्चुनिटी नहीं भी आई और मेरे पास स्किल है तो मैं खुद ट्रेनर तो बन सकता हूँ, दूसरे को सिखा तो सकता हूँ, मैं जानता हूँ किसी सब्जेक्ट को तो ट्यूशन तो पढ़ा सकता हूँ, भूखे पेट तो नहीं सोऊंगा। और आज हमारे साथ 500 फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और केवल 500 फ्रीलांसर्स ही नहीं, हमने कहा कि ये फ्रीलांसर्स तो वैसे हैं ना जो सीख चुके हैं, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अभी मेरी तरह किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उनका क्या जो कहीं एडमिशन ढूंढ रहे हैं, उनके साथ भी तो यही होता होगा। उनके पास तो पॉकेट मनी लिमिटेड है ना, उनके घर से भी तो लिमिटेड रिसोर्स। केवल मैं ही थोड़े हूँ जिसकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, केवल मैं ही थोड़े हूँ जिसके पापा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे कई लोग हैं। और फिर उनको क्या, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए राइटर्स कम्युनिटी में इंटर्नशिप प्रोग्राम दो। और मैंने इन 2 सालों में 2020 से 2022 तक IIT, IIM, BHU और जो BHU जो मेरा कभी सपना था उस संस्थान के बच्चों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत श्रेष्ठतम संस्थान के बच्चों को, भारतीय विद्यापीठ की बच्चियों को, छात्राओं को हमने इंटर्नशिप दी। इन सारी चीजों से जो मैंने सीखा, मतलब वहां से शुरू होकर के आज सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे मैंने कई सेमिनार किए, मैं कई जगहों पे गया, कई लोगों से मिला, तो उन सब से जो मैंने सीखा वो एक चीज थी कि लोग कहते हैं ना कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, गलत। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं, अपना घर तक नहीं था, मैं क्या खोता। क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आप करो। जिस दिन आपने करना सीख लिया उस दिन आप निश्चित रूप से कुछ पाना सीख लेंगे। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकित देवर्पन, फाउंडर राइटर्स कम्युनिटी। आप सभी को जोश टॉक के साथ मिलकर एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं आ रहा हूं आपसे जुड़ने जोश टॉक के एक शानदार पहल जोश टॉक BB ऐप अर्थात बड़े भैया ऐप पर, जहां आप मुझसे जुड़ करके अपने कैरियर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में, राइटिंग के बारे में और अपने तमाम सवाल। तो मैं आपका वहां इंतजार करूंगा। आप इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और जोश टॉक BB ऐप डाउनलोड करें और जुड़े मेरे साथ। धन्यवाद।